हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज। क्लास 11th के हम अकाउंट कर रहे हैं। चैप्टर जो 1 है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कहीं भी कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। और चैप्टर 2 जो थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा अपना, उसके बाद जितने भी चैप्टर स्टार्ट होंगे वो प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इसमें है सबसे पहले जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं गार, GAAR। ये क्या होते हैं? सीधी भाषा में ये कुछ नहीं, बस रूल होते हैं, रूल्स या गाइडलाइंस, जिसके आधार पे हमें अकाउंटिंग को आगे चलाना है। ओके, गार क्या होते हैं? रूल्स या गाइडलाइंस जो हम अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं उनको, किसके लिए? रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, किस लिए अपनाते हैं? सो दैट की प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट है, उनको प्रिपेयर करना, उनको प्रेजेंट करना, उनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसलिए इनको अपनाते हैं। आप देखो, रिलेट कर लेना, अगर मान लिया आप कहीं सड़क पे जा रहे हो अपना साधन लेके, तो टाइम टू टाइम ना रेड लाइट आती रहती है, फिर ग्रीन हो जाती है, उसके बाद चलते हैं। ये रूल्स एंड गाइडलाइंस ही हैं जिनके आधार पर हमें चलना होता है, सो दैट कि हमारा एक्सीडेंट ना हो। ओके, तो इसी तरीके से जो ये जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, इनको रिकॉर्ड, जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, उनको अडॉप्ट करने में रूल्स और गाइडलाइंस बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ओके, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये होते हैं गार। नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या होती हैं ये? जितने 13 कंसेप्ट हैं, ये 13, इन 13 कंसेप्ट पे पूरी अकाउंटिंग चलेगी अपनी। ठीक है, क्या रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्ड करना, क्यों रिकॉर्ड करना है, ये 13 कंसेप्ट बताएंगी। ओके, इनके में ये क्या होते हैं? फंडामेंटल आइडियाज या एग्जम्पशन होती हैं, जिनको मानकर हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपको पूरी अकाउंट में, चाहे आप कुछ भी बीकॉम कर लेना या एमकॉम कर लेना, ओके, या फिर CMA, CMA में, CS में कहीं भी एंट्री कर लेना, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं ये, एग्जम्पशंस। तो इनके नाम बता देता हूं मैं एक बार, 13 के, और फिर एक एक करके इनको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी, नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट, थर्ड है गोइंग कंसर्न, फोर्थ है अकाउंटिंग पीरियड, फिफ्थ है कॉस्ट कंसेप्ट, सिक्स्थ है कंजर्वेटिज्म, सेवंथ है ड्यूल एस्पेक्ट, एट्थ है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, नाइन्थ है मैचिंग कॉन्सेप्ट, और फिर ये है फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मैटरलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, इनको एक एक करके हम क्लियर करते हैं कि ये क्या कह रही हैं। कुछ के तो नाम से ही आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि कहना क्या चाह रही हैं, और बाकी तो हम हैं ही आपके लिए। ओके, तो एक बार इसको साफ कर दूं और फिर एक एक करके हम पहले अपनी कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, प्रैक्टिकल करवा देता हूं मैं आपको। पुनीत एक बार आना। पुनीत, आप हो ओनर, ओके, मैं हूं बिजनेस, आप मेरे ओनर हो। ठीक है, आपने रुपए लगाए बिजनेस में, स्टार्टिंग में लेके आए, आपने लगाई कैपिटल। ओके, बेसिक टर्म में चैप्टर 1 में मैंने कैपिटल की क्या डेफिनेशन करवाई थी? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ठीक है, चाहे आप कैश ला सकते हो या फिर एसेट्स ला सकते हो, करवाई थी। yes. आप लेके आए कैश, आपने मुझ में लगाए बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस में लगाए तो आपकी होगी कैपिटल, मेरी आपके प्रति होगी लाइबिलिटी। ठीक है, आपने रुपए दिए, अब मुझे भी तो देने हैं। मैं कौन हूं? बिजनेस, आप हो ओनर। दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग, आप भी अलग हो, मैं भी अलग हूं। ठीक है, और अगर मान लिया आप रुपए निकालोगे बिजनेस से, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में 10,000 रुपए लगाए थे, मेरी लाइबिलिटी आपके प्रति 10,000 रुपए की होगी। ठीक है, अब आपने 3,000 रुपए निकाल लिए, तो अब मेरी लाइबिलिटी कितनी हुई? 7,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसे ही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई? आए बोलो बच्चों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब देखो ये क्या कर रहा है, इट एज्यूम दैट बिजनेस एज ए डिस्टिंक्ट होती है अलग,
या फिर सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर, इसके मालिक से अलग। When a person brings in some money as capital, जब कोई पर्सन मनी लाता है as capital into his business, in account records it is treated as liability। किसकी? बिजनेस की। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया था आपको। और ड्राइंग्स की क्या डेफिनेशन बताई थी? जब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए रुपए निकालता है तो वो कहलाती है ड्राइंग। ओके, तो ड्राइंग से क्या हो जाएगी? रिड्यूस ऑफ ओनर्स कैपिटल। अगर मान लिया उसने स्टार्टिंग में 10,000 रुपए लगाए थे और अब 3,000 रुपए निकाल रहा है, ठीक है, तो 3,000 रुपए से उसकी ओनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितनी बचेगी कैपिटल? 7,000 रुपए। ओके, रिड्यूस इन बिजनेस लाइबिलिटी। स्टार्टिंग में मेरी लाइबिलिटी थी 10,000 रुपए की, 3,000 और रुपए ओनर ने निकाल लिए, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी हुई? 7,000 रुपए। ओके, ये थी अपनी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सीधी सीधी है, बिजनेस को अलग मानो और ओनर को अलग मानो, और जो भी अपनी ट्रांजैक्शन हुई उनको रिकॉर्ड करो और प्रेजेंट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, ये थी अपनी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल। अब मैं करवा देता हूं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट, इसको साफ कर दूं। नेक्स्ट अपनी टर्म है बेसिक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नाम से ही क्लियर है, मनी मेजरमेंट। जिसको मनी में माप सकते हैं उसी को, जिसको मेजर कर सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्लास 1 में भी मैंने आपको करवाया था और चैप्टर 1 में भी। ये क्या कहती है ये कॉन्सेप्ट? इट स्टेट्स दैट ओनली, केवल, दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी ट्रांजैक्शन या और इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में घटित होती हैं, अगर वो एक्सप्रेस हो जाती हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, जिनको आप रुपए में माप सकते हो, तभी रिकॉर्ड करो। जैसे सेल ऑफ गुड्स, आपने माल बेचा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने खर्चों की पेमेंट की, इनको आप रुपए में माप सकते हो, आपने कितनी पेमेंट की। ओके, तो ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन, जो एक्सप्रेस हो जाए इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके, ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जैसे कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी कंपनी में जो काम करते हैं बंदे, उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप इसको माप ही नहीं सकते मनी में, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप ईमानदार कितने हो, मनी में नहीं माप सकते, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, आपने किसी को अपॉइंट किया, उसको मनी में नहीं माप सकते, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मनी मेजर कंसेप्ट सिर्फ यही कहती है, कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में घटित हो, अगर उसको आप मनी में माप सकते हो तो रिकॉर्ड कर दो, अगर नहीं माप सकते तो रिकॉर्ड मत करो। ओके, दूसरा इसमें है कि नॉट इन फिजिकल यूनिट बट इन मॉनेटरी यूनिट। अब मान लिया आपके कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन की मान लिया 4 एकड़ की लैंड है। ओके, तो अब ये रिकॉर्ड नहीं करोगे कि फिजिकल यूनिट में कि भाई 4 एकड़ की लैंड है, यहाँ पर है, नहीं, आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में करो कि भाई 4 एकड़ की कीमत कितनी है। ठीक है, 1 करोड़ की 1 एकड़ की लैंड है, तो 4 एकड़ लैंड है तो 4 करोड़ की, तो 4 करोड़ को रिकॉर्ड करो। फिजिकल यूनिट में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, किस में रिकॉर्ड करना है? मॉनेटरी में। ओके, तो ये अपनी 2 कॉन्सेप्ट होगी। कौन कौन सी? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहती है? कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स जिसको मनी में माप सकते हो उसी को रिकॉर्ड करो। ओके, तो साफ कर दूं। थर्ड अपनी कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे नाम से ही क्लियर है, गोइंग, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बिजनेस है, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ठीक है, तो इट assumes that a business firm would continue to carry out its operational indefinitely। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा, ये एजम्पशन मानकर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। इंडेफिनेटली का क्या मतलब है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और वुड नॉट बी लिक्विडेटेड का मतलब है बंद नहीं करेंगे इन नियर फ्यूचर। ठीक है, निकट भविष्य में हम इसको बंद नहीं करेंगे। इसका इफेक्ट क्या आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लिया आप, एक चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा सा, कि मान लिया आपने कोई एसेट ली, ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है कि इतनी, मान लिया उसका 5% 10% उतनी वैल्यू उसकी कम हुई। अगर मान लिया आपने कोई कार खरीद ली, पर्सनल यूज के लिए खरीद ली, ओके, आपकी एसेट होगी। अब नेक्स्ट ईयर जब आप उसको बेचोगे तो उसकी कीमत कम होगी। आपने 5 लाख की खरीदी, नेक्स्ट ईयर मान लिया 4,30,000 रुपए की बिकी, तो 17,000 रुपए को क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी संपत्ति की वैल्यू में गिरावट आना, ओके, उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो अगर मान लिया आपने कार खरीदी, कार नहीं, आप कंप्यूटर लगा लो। ओके, कंप्यूटर खरीदा मान लिया आपने 1 लाख रुपए का,
ओके। और इसकी आपको लगता है कि जिंदगी, हर इंसान की भी जिंदगी होती है तो इनकी भी जिंदगी होती है। अगर आपने एज्यूम किया कि इसकी जिंदगी 10 साल है, ओके, तो एक साल में इसकी वैल्यू में कितनी गिरावट आएगी, डेप्रिसिएशन, एक 10,000 रुपए, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 10,000, तो ऐसे ऐसे 10 साल में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप गोइंग कंसर्न को, कॉन्सेप्ट को अपना रहे हो बिजनेस में, आपको यह लगता है कि मेरी जो एंटिटी का जो फ्यूचर है वो लॉन्ग टर्म तक है, निकट भविष्य में हम इसको लिक्विडेट नहीं कर रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जो ये 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लोगे, 10,000 रुपये का आप खर्च दिखा दोगे। लेकिन अगर मान लिया आपको ये लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य है हमारे बिजनेस का, वो ज्यादा नहीं है, ओके, हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को नहीं अपनाते, मान लिया, ओके, आपने एज्यूम किया कि हम नहीं अपनाते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 लाख रुपए का आपने कंप्यूटर परचेज किया है, ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन के नाम से बुक करना पड़ जाएगा। ओके, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहती है, ये काटा यहां पर मैंने गलत मार दिया। ओके, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहती है कि एक बिजनेस यह मानकर काम करता है कि वो नियर फ्यूचर में लिक्विडेट या बंद नहीं होगा। ओके, ये जितने भी बिजनेस हैं, भारत में लगा ले कहीं भी, हर कोई यही चाहता है कि भाई लंबे से लंबा चले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चले। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर आप अपनाते हो, ओके, तो आपको ये जो मैंने एग्जांपल दिया कंप्यूटर का, इस तरीके से चार्ज करना होता है। और अगर मान लिया आप नहीं अपनाते गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को, तो जितने की आपने एसेट स्टार्टिंग परचेज की वही टोटली उसकी वैल्यू नील कर देंगे, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही चार्ज कर लेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट आगे जैसे जैसे आएगी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कैसे अफेक्ट करती है क्वेश्चंस को। ओके, तो अपनी 3 होगी, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल, दो, ड्यूल का मतलब दो। ओके, एवरी ट्रांजैक्शन, ये यहां पर एवरी वर्ड लिखा है, हाईलाइट कर लेना इसको, हर 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, हर ट्रांजैक्शन के लिए, एवरी ट्रांजैक्शन एज ए ड्यूल या टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस। ये क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मान लिया आपने परचेज की बिजनेस के लिए कार, ओके, कितने रुपए की, आपने ले ली फॉर्च्यूनर, ओके, 30 लाख कैश में। वैसे तो कैश अलाउड नहीं होता इतने मोटे अमाउंट का, आपको समझाने के लिए ले लेता हूं, या फिर बैंक ले लो। आपने ली कार बिजनेस यूज के लिए, ठीक है, कार लिया, ट्रक लिया। अगर मान लिया कार, मान लिया क्या, कार क्या होती है आपकी, एसेट। एक एसेट की क्या डेफिनेशन बताई थी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर एन एंटरप्राइज व्हिच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू योर बिजनेस। कार हो गई आपकी एसेट, तो आपकी एसेट्स बढ़ गई। मान लिया कार आपके बिजनेस में पहले कोई कार या ट्रक नहीं था, तो आपकी वैल्यू थी नील, अब ऐड हो जाएगी एडिशन, या फिर कह लो आप परचेज, कितने की, 30 लाख रुपए से। तो आपकी एसेट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। आपकी तरफ से क्या गया, कैश। कैश क्या है, करंट एसेट है, तो आपकी तरफ से कैश गया, तो कैश हुआ आपका कम, तो ये भी क्या थी, एसेट, और आपका कैश क्या हुआ, कम। तो बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ा, एक एसेट बढ़ गई और दूसरी एसेट कम होगी। ओके, तो ये ड्यूल एस्पेक्ट यही करेगा कि एवरी ट्रांजैक्शन, आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेना, उसका ड्यूल इफेक्ट जरूर होगा। अगर मान लिया आपने किसी से उधार में कोई माल खरीद लिया, ठीक है, गुड्स खरीद ली, तो गुड्स आपकी होगी स्टॉक हो गई आपकी एसेट्स, तो एसेट्स आपकी बढ़ गई जितने का माल लिया, प्लस दूसरी साइड से क्या होगा, अगर आपने उधार में लिया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी। तो ड्यूल एस्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ, 2 अकाउंट तो कम से कम इन्वॉल्व होंगे ही होंगे,
हर ट्रांजैक्शन में, ठीक है, एवरी। ये कौन सी एक कंसेप्ट बताती है हमें? ड्यूल एस्पेक्ट। ओके, तो ये इतनी थी, ये कार का एग्जांपल आप देख लेना, ठीक है। इसको कर दो साहब, समझ में ना आए तो बता दियो साथ के साथ। नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। कंसेप्ट का नाम क्या कह रहा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, कब रिकॉर्ड करना है? ओके, तो रेवेन्यू जब रियलाइज्ड हो जाएगा उसको उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है, न कि जब वो रिसीव्ड हो कैश। देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लिया आपने सेल की, सेल ऑफ गुड्स, आपने माल बेच दिया, या फिर आपने कोई सर्विस दी किसी दूसरे पर्सन या एंटिटी को, तो उसमें क्या हो जाएगा? आपने सर्विस तो दे दी, अब वो कैश में पेमेंट कर रहा है या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है 3 महीने बाद, तो आपको रिकॉर्ड कब करना है? जब आपने सेल कर दी उसी वक्त। अगर मान लिया आपने 5 जून 2022 को सेल की, ओके, 5 जून की डेट को आपको रिकॉर्ड कर देनी है कि सर हमारी सेल हो चुकी। अगर मान लिया उसने 7 जुलाई 2022 को पेमेंट की, हमारी जो हमने सेल की थी उसकी हमें पेमेंट रिसीव्ड हुई, तो 7 जुलाई को एंट्री नहीं करनी, हमें रिकॉर्ड करना। हमें रिकॉर्ड करना है जब रियलाइज्ड हो जाए रेवेन्यू। कब? 5 जून को। और रेवेन्यू रियलाइज्ड का क्या मतलब होता है? लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज, जब इसका लीगल राइट मिल जाए। अगर मान लिया आपने कोई सेल की, तो आपका लीगल राइट अराइज हो गया कि आपको उससे पेमेंट लेनी है। अगर मान लिया आप वो पेमेंट नहीं कर रहा, आपने मान लिया 1 करोड़ का बिजनेस डील की कोई आपने, ओके, तो अगर मान लिया वो पेमेंट नहीं कर रहा लेकिन आपने गुड्स बेच दिया, तो आपका लीगल राइट राइज हो जाएगा, आप कोर्ट जा सकते हो, ओके, कि सर ये मेरी पेमेंट नहीं कर रहा, मैंने इसको गुड्स भी बेच दिया। तो लीगल राइट जब रियलाइज हो जाए, अराइज हो जाए, उस टाइम पे आपको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। कैश मिले या न मिले वो बाद की बात है। उस दिन जिस दिन कैश मिलेगा उस दिन रिकॉर्ड नहीं करना आपको। रिकॉर्ड कब करना है? जब रेवेन्यू रियलाइज्ड हो जाए। और रियलाइज्ड कब होगा? जब आपका लीगल राइट अराइज हो जाए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, ओके। और दूसरा है कि रेवेन्यू क्या होता है। ये तो हो गया रिकॉग्नाइज कैसे करना, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। रेवेन्यू क्या होता है? बेसिक टर्म में ही बताया था मैंने, जो चैप्टर 1 में है। रेवेन्यू होता है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, कैश का आना बिजनेस में। किस तरीके से? या तो सेल की आपने गुड्स की, सामान बेचा, ओके, या फिर आपने सर्विस दी, ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, यूज ऑफ एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज। मान लिया आपकी कंपनी है या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज जो भी है, रिसोर्सेज है, उसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको कोई किराए पे ले रहा है, कोई ब्याज पे ले रहा है, ठीक है। कई बार आपको डिविडेंड मिलता है, कई बार आपको रॉयल्टी मिलती है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, ओके। तो ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। एक इसको मैं एक बार साफ कर दूं, इसमें मैं थोड़ा सा और करवा देता हूं आपको। ये देखो, अगर आपने रेंट पे की, रेंट मिला आपको, रेंट रिसीव्ड, किस महीने का रेंट? रेंट था वो आपका मार्च महीने का, मार्च 2022, ओके। आपको रेंट मिला अप्रैल 2023 में। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे आप? 2022 के साल में रिकॉर्ड करोगे, 2023 के साल में? कमेंट में बता देना आप, ठीक है। इसको रिकॉर्ड करेंगे हम 2022 में। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा लीगल राइट टू रिसीव इट अराइज हो गया, ठीक है। अगर मान लिया ये पेमेंट नहीं करता अप्रैल में, तो क्या हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते? रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। पेमेंट से हमें मतलब नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट यही कहती है कि जब आपका लीगल राइट अराइज हो जाए उस वक्त आप रिकॉर्ड कर दो। और लीगल राइट कब अराइज हो जाएगा? जब आपका रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट यही कहती है। ये रेंट रिसीव्ड का और मार्च का और ये अप्रैल का एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, ठीक है। लीगल राइट रिसीव, तो ये थे अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन की कंसेप्ट। कर दो साहब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपनी मैटरलिटी। मैटरलिटी कंसेप्ट क्या कहती है? बिल्कुल सिंपल है। अमाउंट इन्वॉल्व कितनी है और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है।
अमाउंट इन्वॉल्व, अगर मान लिया 5 रुपए है, 10 रुपए है, 20 रुपए, ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लिया बहुत बड़ा है, अगर मान लिया जैसे टाटा सन्स है, ठीक है, रिलायंस है, अडानी है, इनके लिए अगर मान लिया चुटमुट का 50-100 रुपए की अगर अमाउंट की कोई ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, और उसका नेचर भी ऐसा है कि उसको रिकॉर्ड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी मेटरलिटी क्या है, कोई खास नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड मत करो। ओके, अगर मान लिया जैसे एग्जांपल है स्टॉक ऑफ पेंसिल और स्केल, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में पेन, पेंसिल, रबड़, ये शार्पनर ये यूज होते रहते हैं, वैसे तो स्टॉक हमारी एसेट होती है, ठीक है, लेकिन हम इसको एक्सपेंसिव बुक कर लेते हैं क्योंकि जो इसकी अमाउंट इन्वॉल्व है वो बहुत कम होती है। ओके, और ये कंज्यूम्ड हो या ना हो पूरे साल में तो इसको कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, इसको एक्सपेंस बुक कर लेते हैं हम उसी साल में जिस साल ये परचेज की थी। तो यही मेटरलिटी कंसेप्ट यही कहती है कि हमें अपने जो टाइम है, ठीक, हमें अपना जो टाइम हमारा रिसोर्स होता है, ठीक, हमारा रिसोर्स ऐसी कंसेप्ट में, ऐसे मतलब ट्रांजैक्शन में नहीं वेस्ट करना चाहिए हमें अपना टाइम, ठीक है, जिसकी अमाउंट बहुत ही छोटी हो और उसका नेचर भी सही नहीं हो, ठीक है। तो अमाउंट इन्वॉल्व कम हो और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को मद्देनजर रखते हुए मेटरलिटी कंसेप्ट में रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। स्टॉक ऑफ पेंसिल, पेन, रबड़, शार्पनर, ये जितने भी हैं इनको एक्सपेंसिव बुक कर लेते हैं, एसेट बुक नहीं करते। ओके, या चाहे कंज्यूम्ड हो या ना हो, ओके, तो इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये थी अपनी मेटरलिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है टैक्स। देखो 6 या 7 मैंने एग्जाम्पशंस आपको करवा दी हैं, फंडामेंटल जो है ये आइडिया या एग्जाम्पशन जो अपनी है कॉन्सेप्ट है, और जो बाकी के हैं वो कल के लेक्चर में करवा दूंगा, और उसके बाद आपके जो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है वो और अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आपके चैप्टर में एक जीएसटी का छोटा सा पॉइंट दे रखा है, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले तो जीएसटी तो है टैक्स, तो सबसे पहले समझो टैक्स क्या होता है। टैक्स 2 तरीके से होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कमाने वाले पर बोझ, जिसने इनकम जनरेट की उस पर टैक्स लग जाएगा, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। आप आपके फैमिली में कोई नौकरी पे हो, ठीक है, और उसकी अच्छी खासी इनकम हो तो उस पर टैक्स लग जाता है, एक लिमिट के बाद ना टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है सैलरी पे, ठीक है। तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स इस डायरेक्ट टैक्स के 2 एग्जांपल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, कंज्यूम करने वाले पर बोझ, जैसे जीएसटी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होलसेलर है, होलसेलर क्या करेगा, सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स दी होलसेलर को तो मैन्युफैक्चरर टैक्स लगा देगा, और फिर होलसेलर करेगा रिटेलर को तो होलसेलर टैक्स लगा देगा, और फिर रिटेलर अपने कस्टमर्स को देगा, तो कस्टमर लास्ट में बात यह है घूम फिर के कस्टमर पे ही बोझ आता है टैक्स का। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, जब उसको आप देख लेना उसमें टैक्स की अमाउंट इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है इसलिए पता नहीं चलता। अगर मान लिया आपने 10 रुपए की मैगी ले ली, तो मैगी ले लिया आपने 10 रुपए की, तो उसमें मान लिया 9 रुपए उसकी जो कीमत आई, उसमें 1 रुपया टैक्स। अगर आपसे अलग अलग लिया जाए कि सर ये टैक्स की अमाउंट है और ये इस प्रोडक्ट की कीमत है, तो ना हर कोई एतराज करेगा, तो इसलिए उस प्रोडक्ट में ना शामिल कर देते हैं सो दैट कि है ना कंज्यूमर को पता ही ना चले। तो कंज्यूमर या कस्टमर, कस्टमर क्या होता है, जो कष्ट में मरे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में कष्ट में कौन मरता है, कस्टमर, क्यों, क्योंकि सारा टैक्स का बोझ उसके कंधों पे आता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो जिसने इनकम कमाई उसी पर टैक्स, ठीक है। एक जीएसटी का छोटा सा टॉपिक आपका मैं वो करवा देता हूं, इसको कर दूं साफ। जीएसटी का जो कंसेप्ट है, जीएसटी से पहले वैट होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, एक्साइज, कस्टम, सीएसटी, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, ठीक। तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए एक ही टैक्स बना दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स सामान बेचोगे तब भी लगेगा, सर्विस दोगे तब भी लगेगा। ओके, तो ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब है, अगर मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, वो शुरू स्टार्टिंग में यहाँ हरियाणा से बेचा मान लिया, तो हरियाणा से दिल्ली गया, दिल्ली से मान लिया राजस्थान गया, राजस्थान से क्या पता गुजरात गया, तो मतलब उस कौन सी जुरिडिक्शन, कौन सी टैक्स अथॉरिटी उसको कलेक्ट करेगी, तो एक बहुत बड़ा मसला था। तो इन्होंने इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट लेके आइए कि आपने सप्लाई दी, तो जो सप्लाई दी तो जो उसका डेस्टिनेशन है, लास्ट जहां पर वो सामान उतर गया, जिसके पास चला गया, तो वहां की जो टैक्सिंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो उसको कलेक्ट करेगी। जीएसटी में एक तो सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है और एक आईजीएसटी होता है, 3 नाम है ये। सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल, इसको कलेक्ट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके,
जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है या सेंट्रल सेल्स टैक्स है ये। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको कौन कलेक्ट करेंगे? स्टेट। जो पहले मतलब वैट होता था या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, तो अब इनको क्या नाम दे दिया? एसजीएसटी। अगर मान लिया रेट है 5%, तो इसका सीजीएसटी है जो सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.5% और 2.5%। आईजीएसटी का रेट है, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड क्या होता है? ये टोटली जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं। ये होता है, ये लगते कब कब है ये देखो, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है ये तब लगते हैं अगर आपने कोई सप्लाई दिया, सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स किया या सप्लाई ऑफ सर्विस की, तो अगर वो विद इन स्टेट है, अगर मान लिया आप हरियाणा के निवासी हो और आपने सामान बेचे या सर्विस दी हरियाणा में ही विद इन स्टेट, ये कब चार्ज होंगे? अगर आपने सर्विस या सप्लाई करी गुड्स की विद इन स्टेट। अगर मान लिया आप हरियाणा के निवासी हो और आपने सप्लाई करी हरियाणा में ही, अगर मान लिया आप पंजाब के हो और आपने पंजाब में ही सेल की, तब कौन से लगेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर मान लिया आपने 10,000 रुपए का सामान बेचा, हरियाणा के हो, हरियाणा में ही बेच दिया, और जीएसटी का रेट है मान लिया 9%, ओके, तो सीजीएसटी में कितना जाएगा? 4.5%, और एसजीएसटी में कितना जाएगा? 4.5%। तो 450 रुपये तो हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के और 450 रुपये हो गए स्टेट गवर्नमेंट के, ओके। नेक्स्ट है आईजीएसटी। आईजीएसटी होता है टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का। आईजीएसटी लगता है अगर आप हरियाणा के निवासी हो और आपने सप्लाई की, सेल किया, सर्विस की राजस्थान में, तो इसको क्या बोलते हैं? ये कब लगता है? अदर स्टेट में जब आपकी सप्लाई हो, या फिर आपने इंपोर्ट की और सर्विसेज को। अगर मान लिया आपने, दो आएंगे अदर स्टेट, अगर मान लिया आप गुजरात के हो, ओके, और आपने सप्लाई कहाँ की? महाराष्ट्र में, ओके, या फिर आप जम्मू कश्मीर, आप यहाँ पंजाब के रहने वाले हो और आपने सप्लाई की राजस्थान में, तो वहां पर क्या लग जाएगा? जब आप गुड्स को भेजोगे तो आईजीएसटी, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा आईजीएसटी, जिसका भी जो भी रेट है, मान लिया 18% है, तो 10,000 रुपये का आपने भेजा तो 18% हो गए 1800 रुपये पर टैक्स। ये 1800 रुपये जो टैक्स है ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओके। दूसरा इंपोर्ट। इंपोर्ट होता है आयात करना, मतलब दूसरे देश से मंगवाना। अगर मान लिया आपने रसिया से या रूस से कुछ प्रोडक्ट मंगवा लिए, ओके, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? आईजीएसटी, ओके। ये एक स्टेज होती है इसमें आईजीएसटी में, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। लास्ट में कौन मरता है? कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि जो ये यहाँ पर टैक्स लगाएंगे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, तो ये जितना टैक्स इनको परचेज पे, एक होता है इनपुट टैक्स और एक होता है आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स लगता है परचेज पे, आपने कोई भी परचेज की उस पर इनपुट टैक्स लग गया, और आउटपुट टैक्स लगता है सेल पे, सेल करने के बाद। एक बार मैं इसको साफ कर दूं, ये देखो ये क्या कर रहा है, सीए फाइनल में जीएसटी का जो टॉपिक है, चैप्टर है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो उसमें सारी बातें बता रखी। प्लेस ऑफ सप्लाई पे बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ पर मैं उतना करवा नहीं सकता आपको, ठीक है। सीजीएसटी, आईजीएसटी, क्या इंपोर्ट की सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, सप्लाई ऑफ सेल क्या होती हैं, कौन सी एग्जाम्पशन है, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप ये देखो प्रीवियस स्टेज पर कैसे मिल जाता है वैल्यू एडिशन पे। अगर मान लिया वो मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने सेल की, ये केस ने बनाई होलसेलर को, ओके, होलसेलर ने रिटेलर को और रिटेलर ने कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने किसी को नहीं। यहाँ पे रास्ता हो गया बंद।
तो टैक्स में कौन मरेगा लास्ट में? कंज्यूमर। टैक्स का बर्डन किस पे आएगा? कंज्यूमर पे। कंज्यूमर या कस्टमर? कस्टमर, जो कस्टमर मरे। जब होलसेलर ने टैक्स दिया, इससे जब परचेज की, मैन्युफैक्चरर से परचेज की, तो इस पे लगा इनपुट टैक्स, इसको लगेगा परचेज पे। यहाँ पे देखो आप, परचेज पे लगेगा इनपुट टैक्स और सेल पे लगेगा आउटपुट टैक्स। और इन जो दोनों का डिफरेंस होगा, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, जो भी लाइबिलिटी होगी, मान लिया 1,000 रुपया की, तो ये जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट को। ओके। इसकी जो जीएसटी की रिटर्न है, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न है, आप सैलरी कमा रहे हो तो उसकी रिटर्न जाएगी, 31 जुलाई डेट होती है। कोरोना के चक्रों में बढ़ती रहती है, वो अलग बात है, लेकिन 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, तो वो साल में एक बार जाती है। जीएसटी की जाती है मंथली या क्वार्टरली, ठीक है। तो उसमें ये सरकार को जमा करवा देंगे गवर्नमेंट को। आउटपुट टैक्स कितना हुआ सेल पे, उसमें से इनपुट टैक्स अगर कोई है तो घटा दिया, और जितना भी बचेगा वो जमा करवाएंगे गवर्नमेंट को। अब इसने, वो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से परचेज की थी, तो इसने दे दिया इनपुट टैक्स, लेकिन वो होलसेलर ने रिटेलर को सेल की। यहाँ पे क्या की इसने? सेल। यहाँ पे क्या की थी? परचेज। तो सेल पे जितना टैक्स बना, मान लिया यहाँ पे टैक्स बना 2,000 रुपये, और इनपुट परचेज पे टैक्स बना था मान लिया 1,500 रुपये, तो सरकार को कितना जमा करवाना पड़ेगा? 500। ठीक है। रिटर्न के माध्यम से जो मंथली और क्वार्टरली जाते हैं, जीएसटीआर 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है। रिटेलर और कंज्यूमर ऐसे ही करता है। रिटेलर के लिए परचेज होगी, तो इसके लिए कौन सा हो गया? इनपुट टैक्स। और जब ये रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है, तो इसके यहाँ पर बन जाएगा आउटपुट टैक्स। इसकी क्या होगी? सेल। अगर मान लिया यहाँ पे इसका इनपुट टैक्स दिया था 2,000, और यहाँ पे इसका टैक्स हो गया 2,600 लगा लो मान लिया, तो उसमें से 2,000 परचेज पे लेस हो जाएंगे, 600 ये गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ओके। लेकिन ये कंज्यूमर पे तो लगा गया टैक्स, अब कंज्यूमर को आगे कहीं सप्लाई करनी नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में कौन मरा? कंज्यूमर, कस्टमर। कस्टमर जो कस्टमर मरे। ये आपको समझ में आ गया? छोटा सा टॉपिक आपका जीएसटी का। इसमें आगे जाके जब आप बीकॉम करोगे या फिर सीए, सीएमए, सीएस में जाओगे ना, तो वहाँ पे जीएसटी का पूरा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर इतना ही करवा सकता हूँ आपके, जो आपके लिए रेलिवेंट है, बेसिक है बिल्कुल ये। ओके, तो इसको कर दूं साफ। इसके जो एडवांटेज हैं वो मैं एक बार आपको करवा देता हूँ, ठीक है। कर दूं साफ इसको। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस किसके? जीएसटी के। जीएसटी आने से क्या क्या फायदे हुए? एक देश, एक संविधान, एक टैक्स। ओके, वन कंट्री और वन टैक्स, जीएसटी। मल्टीपल टैक्स खत्म हो गए। पहले लगते थे लग्जरी टैक्स लगते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे, सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था, सीएसटी लगता था, एक्साइज लगती थी, सेंट्रल एक्साइज लगती थी, स्टेट एक्साइज लगते थे, कुछ नहीं, खत्म। ओके, कौन से टैक्स? मल्टीपल टैक्स हैं, खत्म हो गए, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, और ये सेस भी लगते रहते थे। ओके, एजुकेशन सेस, ये सेस सब खत्म। दूसरा, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है? अगर मान लिया क्या, पहले सरकार क्या करती थी, सर्विस डिपार्टमेंट अलग होता था, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग होता था, वैट डिपार्टमेंट अलग होता था। ओके, और जितने भी डिपार्टमेंट होते थे उनमें वहां वर्कर भी, एम्प्लॉय भी काम करते थे, तो उससे कॉस्ट आती थी सरकार की, सरकारी नौकरी में। तो क्या हो गया, उससे एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट कम होगी। क्यों? क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिए सरकार ने। कौन सा एक डिपार्टमेंट बना दिया? जीएसटी। ओके। थर्ड है रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट। रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट क्या कह रही है, जब जीएसटी से पहले जितने भी टैक्स होते थे उन सभी टैक्सेस की ना रिटर्न जाती थी। अब जीएसटी की जैसे मंथली और क्वार्टरली जारी हैं, तो उनकी भी अपनी अपनी जाती थी, हर महीने जाती थी, किसी की क्वार्टरली जाती थी, किसी की हाफ ईयरली जाती थी, किसी की ईयरली जाती थी, तो सबकी जाती थी। तो उसमें क्या होता है, अकाउंटेंट है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर वकील है, ये है ना, उससे एसएससी से रुपए लेते रहते थे। और अब जीएसटी है तो एक बार ही जाना पड़ता है उसको, महीने में या 3 महीने में। तो उससे क्या हो गया, रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट। फोर्थ है रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में लिख लो आप, टैक्स पर टैक्स। जीएसटी से पहले क्या होता था, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता था, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। तो उस पर क्या होता था, टैक्स वो जब कलेक्ट कर लेते थे तो नेक्स्ट स्टेज में जाके टैक्स पर भी टैक्स लगा देते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती तो टैक्स पर फिर टैक्स। तो उससे क्या हो गया, जीएसटी आने से क्या फायदा हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट है वो खत्म हो गया, टैक्स पर टैक्स अब नहीं लगता, ठीक है। ये जीएसटी का मैंने बताया था आपको। इंट्रा स्टेट क्या होता है, विद इन स्टेट,
ठीक है। स्टेट के अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो वहाँ पे जितने भी सप्लाई होंगे CGST लगेगा और SGST लगेगा। इन दोनों की जो परसेंटेज होती है वो सेम होती है। अगर मान लिया टैक्स का रेट 9% है तो 4.5%, 4.5%। अगर मान लिया टैक्स का रेट 18% है तो 9% आएगा। ठीक है। CGST है सेंटर का, SGST है स्टेट का, और इंटर स्टेट बताया था मैंने आउटसाइड IGST लगेगा, वो सारा सेंटर का होता है। ये अपना था GST का छोटा सा टॉपिक था। आपको इतना ही करना है, ज्यादा प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होती है, सेल क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, उनकी एग्जाम्पशन क्या होती हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उनमें आपको अभी नहीं जाना। आगे जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ तक आपका इतना ही था, वो मैंने आपको करवा दिया। एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं GST की, वो भी सेम ही है, आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है। तो आज का चैप्टर, ये जो लेक्चर है ये यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 7 आपकी कंसेप्ट बचती हैं, जो बेसिक फंडामेंटल आइडियाज हैं वो, और फिर आपके जो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और एंजॉय करिए अकाउंट को। ये नहीं कि आप जैसे आप थोड़े से परेशान हो गए, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन आएगा आपको तब जाके एहसास होगा कि हमने क्लास 1 में, चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में जो बेसिक किया है, जो मैंने आपको मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको, जैसे आप अकाउंट आपके लिए नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको फिर भी समझ आए स्टार्टिंग में। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ आ रहा तो जैसे ही आप क्वेश्चंस करोगे आगे जाके तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये बात वहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।